हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। दिस इज डॉक्टर गुलायशा भट्टी। 1955 में बडांग में 29 गवर्नमेंट्स ऐसी थी जो मिली और उन्होंने डिक्लेयर किया कि एशिया और अफ्रीका वुड नो लॉन्गर सिंपली बी द पॉन्स ऑफ द फॉर द ग्रेट पावर कॉन्टेस्ट। यानी उस वक्त जो कोल्ड वॉर चल रही थी, उन्होंने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने नॉन अलाइनमेंट की बात की। ये इंडिपेंडेंस थी बेसिकली उन सब की फ्रॉम वॉशिंगटन एंड मॉस्को। आज हमने इसी तरह का एक सिमिलर मोमेंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट आसियान समिट जो अभी कंक्लूड हुआ है कुआलालंपुर के अंदर। और हम उसमें देखेंगे कि देखिए यूएस चाइना रेवलरी हमें नजर आ रही है, डिजिटल डिसरप्शन नजर आ रहा है, क्लाइमेट एजेंसी नजर आ रही है। तो सवाल ये हमें हमारे सामने आता है कि आसियान भी क्या उसी तरह ही एशिया का एक क्वाइट पावर ब्लॉक बन रहा है जिसके अंदर वो एक ऐसा सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएंगे जिसमें कहीं पे भी हमें सुपर पावर नजर नहीं आ रही होगी। सो और स्पेशली अगर हम उसको इस तरह से देखें कि क्या ये समिट जो है जो अभी कंक्लूड हुआ है मलेशिया में, क्या वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि हम सुपर पावर की जो राइवलरी यूएस चाइना राइवलरी है, हम उसमें से किसी का साइड लाइन में नहीं जाएंगे, किसी की तरफ हमारा टिल्ट नहीं होगा। सो हम इसी के ऊपर आज बात करेंगे। इस समिट के की मूवमेंट्स क्या थे, बैकग्राउंड क्या है, मेजर डिसीजन और स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके, क्योंकि ये सारी चीजें फिर हमें लेकर जाती हैं कि रीजनल ऑर्डर क्या डेवलप होने वाला है। तो अब आप देखेंगे 2000 चाहे हम बात करें 23 की या हम 25 की बात करें, आसियान के समिट्स जो हैं वो जब भी उनकी मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो किसी कंक्लूजन पे जरूर जाते होता है। तो ये जो 47th लीडर्स मीटिंग हुई अभी अराउंड 26 से 28 अक्टूबर तक ये रही कुआलालंपुर के अंदर। इसमें मलेशिया के पास चेयरमैनशिप है तो उन्होंने इसको कंडक्ट करवाया। और इसमें आसियान के मेंबर स्टेट्स जितनी भी हैं, ब्रुनाई है, कम्बोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, इसके अंदर म्यांमार है, फिलिपाइन है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है। तो उन सबके जो है ना वो एक की डायलॉग पार्टनर ये सारे थे। और साथ ही साथ वहाँ पे चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया और यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद थे, बिकॉज ऑब्वियसली उन सबके भी इंटरेस्ट इस रीजन में मौजूद है। तो इसमें क्या उन्होंने डिस्कशन किया, देखिए इसमें इंटरनल कोहेजन तो हमें नजर आई आसियान के अंदर कि वो अम, कहीं ना कहीं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के ऊपर रहती है, लेकिन इसको ये टेस्टेड भी रही। देखिए साउथ चाइना सी की जो डिस्ट्रप्शन है, म्यांमार का क्राइसिस है, ग्रेट पावर कंपटीशन है चाइना और यूएस का यहाँ पे। सो ये भी मौजूद था। और साथ ही जो एक्सटर्नल पावर्स थी ना वो भी कहीं ना कहीं डीपर इंगेजमेंट ढूंढ रही हैं साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, चाहे वो यूएस है, चाइना है। तो वो उस आसियान का ना एक वो की तरफ उनका स्ट्रेटेजिक पिवट है। तो मलेशिया एज अच्छी, और उन्होंने ये क्लियर किया कि नहीं भी ऐसा नहीं हो सकता, हम हमेशा से टेंजिबल ऑप्शंस की तरफ और आउटकम की तरफ जा रहे हैं, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक, रीजनल इन्फ्लुएंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रीजन का इन्फ्लुएंस उसमें होगा, आउटसाइडर्स का नहीं होगा। सो इन शॉर्ट कुआलालंपुर जो है उसमें रीजन की क्वाइट रिपोजिशनिंग की बात की गई और उसमें ये कहा गया कि देखें ग्रेट पावर राइवलरीज या कोई ब्लॉक मेकिंग जो है वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रीजन की बात हो रही है, रीजनल ब्लॉक की बात हो रही है। और ये ना एक लेसन है फॉर फॉर साउथ एशियन कंट्रीज एज वेल कि साउथ एशिया में क्यों ऐसी बात नहीं होती। और इफ यू रिमेंबर तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो की थी अबाउट सार्क के साथ क्या हुआ। एनीवेज दोबारा आसियान की तरफ आते हैं कि डिसीजंस वहाँ पे क्या हुए। पहला तो उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ मेंबरशिप की बात की। उन्होंने ये सिंबॉलिक मूव है, उन्होंने टिमोर लेस्ट जो ईस्ट टिमोर है पुराना, उसको उन्होंने 11th मेंबर बनाया आसियान का। और ये कोई 1990s के बाद ये पहली एक्सपेंशन हुई थी। फिर इकोनॉमिक ट्रेड और फ्रेमवर्क की बात हुई, आसियान ने इंडोर्स किया कि न्यू एक्शन प्लान्स बनाए जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। ये एक ऐसा गोल है जो कि राइजिंग जो शेयर ऑफ रिन्यूएबल जो है ना उसको टोटल इम्प्रूव करेगा 45% तक बाय 2030। फिर उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने डिस्कस की, दैट वाज स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन। यानी उन्होंने साइडलाइंस पे ये कहा समिट के और ये सिग्नलिंग के थ्रू ने किया था कि देखिए वो जो कुआलालंपुर का जो पीस अकॉर्ड है कंबोडिया और थाईलैंड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने इनकी पीस कीपिंग कराई तो उसे पता चला कि आसियान के जो जो मुल्क है वो अपने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को खुद हल करते हैं। फिर कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस के ऊपर बात की और उन्होंने ये कहा कि देखिए इंटीग्रेशन, डिजिटल इकोनॉमी इनिशिएटिव्स इसके जितने भी हैं और रेजिलियंस जो है वो एक्सटर्नल जो जितने भी शॉक्स हैं
को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किए जाएंगे। फिर बैलेंसिंग द एक्सटर्नल पावर, जी के इसमें ये भी बात की गई कि देखें कि जो अगर न्यूट्रल रहना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी साइड आप चूज करें यूएस चाइना राइवलरी में, लेकिन उसमें फिर आपको साइड मत लें, आप उसको एज अ लेवरेज यूज करें रीजन की डेवलपमेंट के लिए, और लेकिन ब्लॉक बनाकर उनका हिस्सा ना बने। तो यहाँ पे हमें ना आसियान की क्वाइट रिपोजिशनिंग समझ आती है, और कि यहाँ पर वो रीजनल पॉलिटिक रीजनल इंटीग्रेशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन जो जो सुपर पावर राइवलरी है वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। यहाँ पर हमें इंटरनल डायनामिक्स, कोहेजन और आसियान का जब मॉडल अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें ये समझ आती है कि कंसेंसस बेस्ड ये इनकी डिसीजन मेकिंग होती है, नॉन इंटरफेरेंस है उनकी पॉलिसी, और सेंट्रलिटी है एंड रीजनल आर्किटेक्ट। ठीक है। अब लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको ये चैलेंज भी हुई हैं बहुत सी जगह पे। देखें देखें अनरिज़ॉल्व म्यांमार का जो इश्यू है, क्राइसिस है, उसको आसियान की ये जो 5 पॉइंट कंसेंसस जो है वो रिमेन अनइम्प्लीमेंटेड। फिर उसके बाद साउथ चाइना सी की टेंशन को आप देखें तो आसियान के मेंबर स्टेट्स हैं वो डिवाइडेड हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, फिर भी उनकी उसकी अलाइनमेंट यूएस के साथ है, कुछ की चाइना के साथ है, तो वो उस पे भी डिवाइडेड है। तो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक और आपको नज़र आते हैं पॉलिटिकल बैरियर्स, जो जैसे सिंगापुर की हाईटेक रिपब्लिक टू लाओस, यहाँ तक आप लैंडलॉक्ड इकोनॉमी देखते हैं, तो ब्लॉक की जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, डिस्पैरिटीज़ हैं, वो भी कहीं न कहीं झलकती हुई नज़र आती हैं। तो मलेशिया की जो चेयरमैनशिप है, उन्होंने कोशिश तो ये की है कि इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी ये इस समिट का थीम रहे, और उन्होंने इसको मेक श्योर किया कि नज़र भी आता रहे आसियान के अंदर कि उनको अपने ओल्ड स्क्रिप्ट से बाहर आना है, इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। तो आसियान जो है ना वो बहुत सारे तरीकों से हमें एक ऐसा नजर आता है कि यूनिटी डज नॉट रिक्वायर यूनिफॉर्मिटी, और इसमें डाइवर्जेंस इंटरेस्ट जो है ना दे कैन बी अकोमोडेटेड अंडर अ शेयर्ड रीजनल फ्रेमवर्क, अगर एजेंडा फ्लेक्सिबल है, प्रैग्मेटिक है और फॉरवर्ड लुकिंग है। और ये एक लेसन है साउथ एशियन कंट्रीज के लिए कि वो भी इस तरह के फ्रेमवर्क पे काम कर सकती हैं, जहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट की बात की जाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि कितना भी ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है रीजन के अंदर, अगर गोल रीजनल डेवलपमेंट है तो उसमें साउथ एशियन कंट्रीज मिलकर इस पर काम कर सकती हैं। सो आसियान का ये जो कलेक्टिविटी बूस्ट जो जीडीपी है, रफली आप देखेंगे वो 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो कि ह्यूज ग्रोथ है किसी भी रीजन की। सो अब क्या टेक अवे हमें इस समिट से सामने आते हैं कि रिन्यूएबल एक्शन प्लान पॉइंट्स टू द दिस आसियान्स इंटेंशन शुड शिफ्ट फ्रॉम बीइंग अ सप्लाई शॉक विक्टिम, जिसमें ऑयल या कमोडिटीज आ जाती हैं, वहां से टू बीइंग अ ग्रीन इंडस्ट्री हब। ठीक है। और सेकेंडली वो ट्रेड डील्स और फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं साइडलाइंस के ऊपर, जो कि सजेस्ट करती है एक्सटर्नल पावर्स को कि उन वो आसियान को ट्रीट करें एज अ पार्टनर बट नॉट एज अ आफ्टर थॉट। ठीक है। और फिर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चाहे डिजिटल ट्रांसपोर्ट है, सप्लाई चेन है, उसके ऊपर वो कहते हैं इट शुड बी स्ट्रेंथन द रीजन्स एबिलिटी टू रेजिस्ट एक्सटर्नल डिस्ट्रप्शन, सो एक्सटर्नल डिस्ट्रप्शन शुड नॉट बी देयर। फिर आसियान जो है ना क्वाइटली वो इकोनॉमिक रेजिलियंस को बिल्ट अप कर रहे हैं, और वो सारी पावर्स को ये एक मैसेज जा रहा है कि यू नो हम एज अ रीजन वी आर स्ट्रॉन्ग एंड वी कैन वर्क ऑन आवर ओन इंटरनल इश्यूज। हाउएवर जितनी भी एक्सटर्नल पावर्स हैं, जो पावरफुल स्टेट्स हैं, दे कैन वर्क विद देम, लेकिन वो कोई साइड नहीं लेंगे, वो ब्लॉक की पॉलिटिक्स नहीं होगी। सो इस समिट जो है, ऑल्दो के बहुत सारे इसमें कॉन्सिक्वेंटल जियोपॉलिटिकल राइवलरीज भी मौजूद रही, जैसे हमने बात भी की यूएस चाइना की भी, पे आसियान कि खुद भी कुछ इश्यूज मौजूद है, इसके बावजूद इन्होंने ये कोशिश किया है कि मूव फॉरवर्ड किया जाए, और कोई भी ऐसी जो जो पास्ट है उसको साथ लेकर ना चला जाए, ताकि रीजन की डेवलपमेंट में प्रोग्रेसिव हुआ जा सके। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लेसन जो है वो लर्न करे साउथ एशिया बे, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशियन कंट्रीज ब्रॉडली, कि आसियान का ये जो मॉडल है ये ऑफर करता है एक लेसन ऑफ कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक आर्किटेक्ट, रीजनल गवर्नेंस। सो अगर हम आसियान को देखते हैं और उनकी डेवलपमेंट को देखते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की वो रीजन की ग्रोथ है, जीडीपी है कलेक्टिवली, सो इसका मतलब है कि साउथ एशिया भी इसी पैटर्न पे काम कर सकता है।
तो आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। आप इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। And in the next video, we are going to discuss another international matter. Thank you.